और चलिए अब बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की, जिसकी शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हो गई है। और देखिए, केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को, बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे और इसके साथ ही साथ अभी तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। और क्या अभी तक तैयारियां की गई हैं प्रशासनिक स्तर पर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से बाबा केदार हिमालय के लिए रवाना हो गए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। बीते शनिवार को भैरवनाथ पूजन के बाद बाबा केदारनाथ अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गए हैं। जो भक्तों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो आर्मी की बैंड धुनें हैं वो अभी साथ चल रही है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार की डोली के साथ चल रहे हैं। हमारे कुछ भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कितना उत्साह देखते हैं आप यात्रा को प्रति। आप भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना उत्साह है लोगों के अंदर कि आज हम केदारनाथ की डोली को धाम तक पहुँचा रहे हैं। आज बाबा केदारनाथ की डोली गौरी कुंड पहुंचेगी। इसके बाद 21 अप्रैल को बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 22 अप्रैल की सुबह 8 बजे से बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। अब आज चुनावी राज पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार में अब बस 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। सीएम ममता ने रविवार को एक रैली में अपने सहयोगियों के यहां हुई छापेमारी का मुद्दा उठाया और अपने इलेक्शन कैंपेन में पहली बार बीजेपी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। আমার যে ইনকাম ট্যাক্স করে তার বাড়িও ইডি রেড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমার তাকে 16 ঘন্টা আটকে রেখেছে, ক্যাম্পেইন করতে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেকটা কেস হবে জেনে রাখুন, ছেড়ে কথা বলার লোক আমরা নই, আমরা রেকর্ড করে রাখছি। তারপর আমার যে সিকিউরিটি দেখে তার বাড়িও সকাল থেকে রেড করছেন। তার মানে আপনারা কি আমায় খুন করতে চান না হত্যা করতে চান? আমাকে খুন করলে যদি আপনারা বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন না। সিপিএম আমলেও অনেকবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে, আর সেই সিপিএমই তো আপনার এখন দোষর হয়ে গেছে। ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भी बीजेपी पर तीखा हमला किया। दीदी ने बंगाल के रण में एक बार फिर मां, माटी और मानुष का सियासी राग अलापा, बीजेपी पर नफरत और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और बंगाल की जनता से बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने की अपील भी कर दी। बात चुनावी राज पश्चिम बंगाल की ही करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 ताबड़तोड़ रैलियां रही। तो कल उन्होंने अपनी रैलियों में टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने अंदाज में टीएमसी पर सवाल खड़े किए और साथ ही गुंडागर्दी करने वालों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी उनकी तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी सभा में बदमाशों और भ्रष्टाचारियों को सरेंडर करने की डेडलाइन फिक्स कर दी। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है।
ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर तीखा हमला करने में पीछे नहीं हैं। और जहां चुनाव होते हैं वहां अलग अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक अलग अंदाज में नजर आए हैं। और ऐसे में बंगाल में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय दुकान पर पहुंचकर झालमुड़ी खाई है। आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के झारग्राम की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के पारंपरिक फूड का स्वाद लिया। झारग्राम में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी हेलीपैड ग्राउंड जाते समय अचानक कॉलेज मोड़ पर रुके, जहां उन्होंने एक स्थानीय दुकान से झालमुड़ी खाई। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें भी झालमुड़ी खिलाई। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाने के बाद इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की। तो बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी कांग्रेस पर ओवैसी ने निशाना साधा है और उन्होंने चैलेंज भी दिया। उन्होंने कांग्रेस में दम है तो बीजेपी को बंगाल में हराकर दिखाओ। ओवैसी ने ये चैलेंज कांग्रेस पार्टी को दिया है। मुस्लिम लीडरशिप से दोनों पार्टियों को डर है, ओवैसी ये भी कहते हुए नजर आए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात के लिंबायत से अपने विरोधियों को दिया है। बंगाल में उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने पर टीएमसी और कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उसका जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया। उन्होंने लगातार अपने ऊपर हो रहे सियासी हमले पर जवाब दिया है और बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है। 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लगती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो। तुम में दम है तो बताओ मुझे, तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। अब आपको नोएडा से आती हुई एक तस्वीर दिखाते हैं जहां इस चुनाव के लिए मतदान होना है और बीजेपी ने भी इसको लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी एक तरफ पश्चिम बंगाल में ताकत झोंके हुए है तो दूसरी तरफ दक्षिण में भी कमल खिलाने के अभियान में पार्टी पीछे नहीं है। बीजेपी के मिशन को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु पहुंचे, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। गृह मंत्री शाह ने सत्ताधारी डीएमके के गढ़ में रोड शो किया। राजधानी चेन्नई में अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें सड़कों के दोनों तरफ लोगों का भारी हुजूम उमड़ा।
पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का अभिवादन करते नजर आए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिशन दक्षिण के तहत तमिलनाडु में चुनावी अभियान पर थे। राजनाथ के इस रोड शो में काफी तादाद में लोग उमड़े और रक्षा मंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एनडीए की सरकार बनने पर तमिलनाडु की जनता से बड़ा वादा भी कर दिया। हम यहाँ एनडीए की सरकार बनने के बाद, यहाँ एनडीए की सरकार जब आप लोग बना देंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि कार्तिकेय दीपम जलाने की पवित्र परंपरा को फिर से शुरू करेंगे और यह आपका हक है। और मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी की आपके लिए गारंटी है। बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी यहां पर गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। अब बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल से जुड़ी हुई, जिससे जुड़े हुए कानून को बिल को गिरे हुए 4 दिन हो चुके हैं सदन में, लेकिन अभी भी इसको लेकर सियासी घमासान का दौर जारी है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो पिछड़ा, साथ ही साथ विरोधी है, जो दलित है उनके लिए, और इसमें अखिलेश यादव की तरफ से भी हाँ मिलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। डिलिमिटेशन बिल is against SC, ST, against the states which are going for election. That's why all parties decided to take steps to, so all together defeated. But Modi is telling that the Mahila Arakshan bill is defeated. Mahila Arakshan bill is different and new delimitation bill is different. एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर महिलाओं के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। कांग्रेस और एसपी के हमले का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। इस बीच बिल को लेकर यूपी के बरेली में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। काफी तादाद में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी और बिल का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। महिला आरक्षण बिल पर जो लड़ाई है वो आर पार की होती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और अखिलेश यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गए हैं। तो सीएम योगी ने लखनऊ, सम्राट चौधरी ने पटना और मोहन यादव ने भोपाल में महिला मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को जमकर इस मुद्दे को लेकर खरी खोटी सुनाई। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है। 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। यह स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि यह बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता।
क्योंकि बिहार में इसका प्रयोग किया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद में पारित हुआ। उसमें संशोधन करके जब वो लागू होना था 2029 से, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी रुकावट की है। महिलाओं के अधिकारों को रोका है, उनकी भागीदारी को नीतियों में और देश के तमाम कार्यक्रमों में संसद और विधानसभाओं में होनी थी। उन्होंने कुठाराघात किया है। ये महिला विरोधी हैं, इनका चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया।